स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा। तो वेक्टर 11th का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4, बट इसका यूज पूरी फिजिक्स में है, 11th हो या 12th हो। तो पहले मैं बताऊं कि साइंस में दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। स्केलर किसे कहते हैं? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, सिर्फ मेजरमेंट कर जा सकता हो, सिर्फ उसकी मेजर्ड वैल्यू हो, उसे कहते हैं स्केलर। वेक्टर में क्या बताया गया? मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, ये तो हर हाल में चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए और लॉ को फॉलो करना चाहिए। तीन चीजें। कौन से लॉ? वेक्टर्स जो होते हैं उन्हें ऐड करना होता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो लॉ के थ्रू होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो बी ए वेक्टर नहीं है। तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। स्केलर में जैसे मैं बोलूं टाइम, डिस्टेंस, मास, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब क्वांटिटी देख लो, सब के सब स्केलर हैं। इनकी डायरेक्शन नहीं होती। टाइम की कोई डायरेक्शन होती है? टाइम इतना हो गया, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ नहीं बोल सकते। टाइम, डिस्टेंस जो अनसर्टेन डायरेक्शन में हो, घूम घूम कर जाए, जिसकी डायरेक्शन फिक्स ना हो। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कभी सुना है आपने कि इसका मास 20 ग्राम है, वेस्ट की तरफ? उटपटांग सा लगेगा बोलने में, मीनिंगलेस लगेगा। स्पीड अनसर्टेन डायरेक्शन में होती है। वर्क अनसर्टेन डायरेक्शन में, वर्क का कोई डायरेक्शन होता है। एनर्जी, इतने जूल की एनर्जी है, इतने कैलोरी की एनर्जी है, कभी सुना है आपने किसकी कोई डायरेक्शन होती है? पावर, कभी सुना है पावर की डायरेक्शन होती है? सुना ही नहीं होगा। तो ये सब चीजें क्या है? स्केलर है, डायरेक्शन लेस है। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनकी सिर्फ मेजर्ड वैल्यू होती है, इनका सिर्फ मेजरमेंट किया जा सकता है, इसके डायरेक्शन को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ऐसे और भी बहुत सारे क्वांटिटी हैं, इसको हम स्केलर कहते हैं। लेकिन वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मेजरमेंट तो सबका होता है, साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए, उसकी डायरेक्शन को भी हम डिफाइन कर सकते हो, और वो एक लॉ को फॉलो करके ही ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो वेक्टर है। याद रखना बेटा, ठीक है। अब जरा सुनो, जैसे इसका एग्जांपल बता दूं। जैसे आप सुनो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है। होता नहीं है सीधा रास्ता डिस्प्लेसमेंट, सीधे चल रहे वेलोसिटी, जिधर फोर्स लगाएंगे पता नहीं होता, राइट साइड लेफ्ट साइड फोर्स की डायरेक्शन होती है, उधर पुश कर रहे हैं, इधर पुल कर रहे हैं, डायरेक्शन होती है। मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो जितनी भी चीजें साइंस में डायरेक्शन के साथ आए वो वेक्टर, और डायरेक्शन के बिना आए वो स्केलर। मैग्नीट्यूड तो सबके पास होगा। नंबर 2, वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रूल, एक लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर वही है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ लॉ को भी फॉलो करे, रूल को भी फॉलो करे, उसे हम कहते हैं कि वो वेक्टर है। याद रखना। जैसे कि एक्सेप्शनल केस है, एक करंट फ्लो कर रहा है स्ट्रेट वायर में, मान लो करंट फ्लो कर रहा है, करंट मान लो 5 एम्पियर का है, तो ये 5 एम्पियर उस करंट का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। स्ट्रेट वायर रखा है तो डायरेक्शन इधर होगी, स्ट्रेट वायर ऐसे रखोगे तो डाउनवर्ड होगी। तो स्ट्रेट वायर में फ्लो करेगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो आप बोलोगे सर, अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है या एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो सर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो वो हर हाल में वो वेक्टर होना चाहिए। अगर वायर सर्कुलर है तब भी बोलोगे सर, सर्कुलर में या तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन तो बोल रहे हो ना, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन तो बता ही पा रहे हो आप। तब तो ये वेक्टर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये फिर भी वेक्टर नहीं है कि दो करंट या दो से ज्यादा करंट बिना लॉ के ही ऐड किए जा सकते हैं, बिना रूल के ही ऐड किए जा सकते हैं। जो सिंपल तरीका है ऐड करने का, वैसे ही ऐड किए जा सकते हैं। मान लो 5 एम्पियर एक वायर में इधर फ्लो कर रहा है, दूसरे वायर में 2 एम्पियर नीचे फ्लो कर रहा है, तो दोनों वायर मिला के कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो 5 और 2 7 बोल दो, चलेगा।
कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो लॉ को फॉलो नहीं करता, वो बिना लॉ से ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्सेप्शनल केस है करंट के बारे में कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद ये वेक्टर नहीं बन पाता, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल है ऐसा, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर के बारे में जानते हो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर उधर ही होता है बेटा जिधर फोर्स लगता है। जैसे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो प्रेशर भी नीचे जा रहा है, मैं ऐसे इधर फोर्स लगाऊंगा तो प्रेशर भी इधर ही लगेगा। यानी प्रेशर का डायरेक्शन भी है और प्रेशर का मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। वही चीज जैसे यहां देखा था, दो प्रेशर को हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, दो प्रेशर को हम ऐसे ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब बिना रूल लगाए हुए। देखो तो प्रेशर हो गया, करंट फ्लोइंग इन अ वायर हो गया, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद वो वेक्टर नहीं होता, क्योंकि वो लॉ को फॉलो नहीं करता। तो जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्शन वाली चीज वेक्टर ही हो, वेक्टर होने के लिए तीसरे कंडीशन को भी मानना जरूरी है। तो करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट वायर और प्रेशर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद वो वेक्टर नहीं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा आप। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, वेक्टर में। ठीक है, इसमें क्या है, टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सारा नोट्स में मैं भेजूंगा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बताया गया कि अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो साइंस में, तो तरीका यह है कि आप उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे ये वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, मान लो एक वेक्टर P है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी। वेक्टर के तो कई एग्जांपल हैं, चलो उसको कॉमन नाम P मान लें। मान लो एक वेक्टर P है, इसकी डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा एक वेक्टर P है, तो जो वेक्टर होगा, ध्यान रखना, उसके ऊपर एरो साइन रखा जाता है, ये बताने के लिए कि देखो ये वेक्टर है P, ऊपर एरो साइन रखना, रिप्रेजेंटेशन है। मान लो ये P वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और ये साउथ की तरफ है, तो क्या बोलोगे सर, ये 5 यूनिट क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये साउथ जो मैंने बोला वो क्या हो गया डायरेक्शन। तो अब मुझे अगर इस P वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, डायरेक्शन साउथ है तो नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे और एरो डाल देंगे, ये है रिप्रेजेंटेशन। और इस लाइन का नाम मान लिया AB रखा आपने, तो जो लाइन का नाम है उसको भी लिख के उसके ऊपर एरो डाल देंगे। तो जो लाइन किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन के ऊपर भी एरो दिखना चाहिए। ये एरो डायरेक्शन नहीं बताता, डायरेक्शन तो नीचे जा रहा है, ये एरो तो सिर्फ ये आता है कि ये लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये P वेक्टर है तो P वेक्टर के ऊपर भी एरो डालेंगे, P के ऊपर भी। तो ये जो एरो है, जो वेक्टर के नाम के ऊपर एरो होता है, जो लाइन के ऊपर एरो होता है, ये एरो डायरेक्शन नहीं बताता, तो सिर्फ ये बताया कि वो P जो भी है वो वेक्टर है, AB जो भी लाइन है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन है। याद रखना, मेन डायरेक्शन तो ये एरो बताएगा, कौन, जो लाइन में होता है। ठीक है, और जिस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, उसमें जो एरो जिधर लगा होता है उस एंड को हेड कहते हैं, और जिधर एरो नहीं होता है उस एंड को टेल कहते हैं। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ अ लाइन और एक एंड पे एरो रख दोगे, जो एरो वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अगर साउथ में है तो साउथ में एरो जाएगा, और एरो वाले एंड को हेड कहेंगे वेक्टर का, बिना एरो वाले को टेल कहेंगे वेक्टर का। और दूसरी बात क्या, सुनो ध्यान से, जो वेक्टर है, जैसे ये P वेक्टर है तो क्या करेंगे, P के जो भी वेक्टर है, जैसे P वेक्टर है तो उसके ऊपर भी एरो रखेंगे। ये एरो डायरेक्शन नहीं बताएगा, जो सिर्फ ये बताएगा कि वो P और Q जो भी है वो वेक्टर है, और जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा उसके ऊपर भी एरो रखेंगे। ये एरो डायरेक्शन नहीं बताता है, चाहे वो उस क्वांटिटी का सिंबल हो उसके ऊपर एरो हो, चाहे वो लाइन का सिंबल हो उसके ऊपर एरो हो, ये डायरेक्शन नहीं बताता। तो सिर्फ ये बताता है कि वो P जो है वेक्टर है, लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला है। मेन डायरेक्शन तो ये वाला एरो बताएगा, ये वाला।
यस, दैट वाज द पॉइंट। ये था वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर मान लो एक फोर्स है 2 न्यूटन का वेस्ट की तरफ, तो अब यहाँ पे न्यूटन क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। यहाँ पे यूनिट क्यों लिख के छोड़ दिया? क्योंकि वो पता नहीं कौन सा वेक्टर था, तो हमें नहीं पता तो कौन सी यूनिट लिखे, तो यूनिट लिख के छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वेक्टर फोर्स है तो 2 न्यूटन और डायरेक्शन वेस्ट, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेस्ट इधर है, वेस्ट फोर्स, ये वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एफ। बस इस एरो से इसका कोई मतलब थोड़ी है, मैंने बताया ना, ये तो बेटा सिर्फ ये बताएगा कि वो फोर्स वेक्टर है, बस वो एफ वेक्टर है। मैं तो डायरेक्शन ये एरो बताएगा, ठीक है? ये वेस्ट है तो वेस्ट की तरफ आ गया, फिनिश। अब जरा सुनो, अब इस फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फोर्स 2 न्यूटन का, डायरेक्शन वेस्ट, सिंबल के फॉर्म में। तो जो सिंबल के ऊपर एरो होता है उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। फिर क्या पॉइंट है जरा क्लियर करो। अब मेरे मन में आया कि नहीं सर, मुझे इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दिखाना ही है, लेकिन मुझे दिखने का मन नहीं है। तो सुनो कैसे करते हैं। अगर आप इस फोर्स के सिंबल को मॉड में डाल दो, किसमें? मॉड साइन में, तो समझ लो कि आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मॉड में डाल दे तो हम इसको 2 न्यूटन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्केलर बन गया, है तो वेक्टर, बस मैं डायरेक्शन नहीं लिखूंगा। और अगर मॉड हटा के लिखोगे तो आपको दोनों चीज लिखना है। अब मॉड के अंदर डाल दो तो फिर डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। खत्म नहीं हुआ है, खत्म कैसे हो जाएगा? फोर्स स्केलर बन जाएगा, हम लिखेंगे नहीं, मेरा मन नहीं लिखेंगे हम। तो मॉड में डाल दे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के काम चला सकते हैं। लेकिन मॉड हटा के अगर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और एरो तो रहेगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखना है। तो ये सब जो था वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था, याद रखना, ठीक है? अब बच्चे, जब आपने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, वेक्टर क्या होता है ये पढ़ लिया, तो अब मैं आप में डिस्कस करने जा रहा हूं वेक्टर के टाइप्स। यस, वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें मेन 10 टाइप होते हैं। 10 के 10 टाइप आप पढ़े हैं अच्छे से। वेक्टर का पहला जो टाइप है वो है इक्वल और सेम वेक्टर। कोई आपसे पूछता है कि बताइए ये इक्वल और सेम वेक्टर क्या होता है, समझाइए। तो बोलना साइंस में कोई भी 2 वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी सेम है, 2 फोर्स 5 न्यूटन के, दोनों ईस्ट की तरफ, तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल वेक्टर। 2 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के, दोनों साउथ की तरफ, वो भी इक्वल वेक्टर। साइंस में हर 2 वेक्टर इक्वल होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, यानी ऐसे लिखेंगे P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। तो समझ जाना, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। दैट वाज द पॉइंट, ठीक है? सेकंड है वेक्टर का नाम अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। ये क्या होता है, किसे कहते हैं अपोजिट और निगेटिव वेक्टर? तो इसके बारे में क्या कहा गया कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, जैसे एग्जांपल, एक वेक्टर P वेक्टर है 5 यूनिट का, ठीक है, डायरेक्शन है ईस्ट। दूसरा वेक्टर है Q, वो भी 5 यूनिट का बेटा, डायरेक्शन है वेस्ट। तो देखो ईस्ट का उल्टा वेस्ट, यानी एक वेक्टर इधर गया है तो एक वेक्टर इधर गया है, एक ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। ये P है और ये Q है। और अगर इन दोनों वेक्टर का देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट हो, तो कहेंगे ये एक दूसरे के अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर हैं। या तो P इक्वल टू Q, बट किसी एक में माइनस लगा देंगे, याद रखना, किसी एक में क्या लगा देंगे? माइनस साइन। तो 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट और नेगेटिव कब कहलाते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना चाहिए, हाँ, डायरेक्शन अपोजिट हो जाना चाहिए। अपोजिट, अपोजिट का मतलब ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ। ये नहीं कि ईस्ट का नॉर्थ, ईस्ट का नॉर्थ अपोजिट थोड़ी होगा, वो तो डिफरेंट हो जाएगा। अपोजिट होना चाहिए। इनवर्ड है तो आउटवर्ड, राइट है तो लेफ्ट, अप है तो डाउन, लेकिन मैग्नीट्यूड मैच करना चाहिए सेम, तब वो एक दूसरे के अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। लिखने का तरीका ये है, किसी एक के साथ माइनस लगा दो तो समझ जाना कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये 2 वेक्टर का अपोजिट रिलेशन, ये 2 वेक्टर का सेम होने का रिलेशन। तो 2 तरह के वेक्टर देख लिया आपने, ठीक है? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्ड टाइप वेक्टर का, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप वेक्टर का मैं बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा। तीसरा टाइप है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर,
कोई आपसे पूछता है को लीनियर वेक्टर किसे कहते हैं, तो को का मतलब होता है साथ, लीनियर का मतलब लाइन। अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं, बहुत सारे और वो सारे के सारे एक लाइन में हैं, एक लाइन में देखो तो सब एक लाइन में है ना, यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, बस एक लाइन में होना चाहिए। ये लाइन के बेस पे डिफाइन हो रहा है कोलीनियर। बहुत सारे वेक्टर अगर एक लाइन में आ जाएं तो उसे कहेंगे कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर। जैसे मान लो पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ये एम वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, देखो तो सब एक ही लाइन में है, कोलीनियर। यस, कोलीनियर। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे हो जाए, ये कोलीनियर हो ही नहीं सकता। लाइन देखो अलग हो गई, ऐसे से थोड़ा लाइन बदल गया। हाँ, इसका कोलीनियर ऐसे हो सकता है, देखो ये दोनों आप कोलीनियर, लाइन एक ही हो गए। तो कोलीनियर का मतलब लाइन एक होनी चाहिए। अब जब लाइन एक होते हैं वेक्टर्स के, तो वो वेक्टर आपस में दो एंगल बना सकते हैं। अगर लाइन एक है और एक डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री पे माने जाते हैं। लाइन एक है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री पे होंगे। लाइन एक है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री पे होंगे। तो जब कोलीनियर होते हैं तो आपस में दो एंगल बना सकते हैं। अगर एक लाइन में तो है लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री माना जाता है। और दो वेक्टर जब एक ही लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट ऐसे भी हो सकता है, अपोजिट ऐसे भी हो सकता है, तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री 180 डिग्री माना जाता है। याद रखना। तो अगर इसके अलावा कोई दूसरा एंगल बन ही नहीं सकता। अगर इसके अलावा कोई भी एंगल बन गया थोड़ा सा भी, तो वो लाइन अलग हो जाएगी, फिर वो कोलीनियर होंगे ही नहीं। तो कोलीनियर होने के लिए या तो वो एंगल 0 डिग्री पे हो या तो वो आपस में 180 डिग्री पे हो, तब हम उसे कह सकते हैं कि ये कोलीनियर वेक्टर्स हैं। याद रखना, यहां मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। तीसरे के बाद चौथा टाइप पढ़ा रहा हूं। चौथा टाइप वेक्टर का चौथा टाइप है बेटा कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पहले भी, नहीं पढ़ा है तो सीखो आप। मान लो आपके पास, आपको पता होना चाहिए, आपने अभी तक दो एक्सिस पढ़े हैं, एक्स और वाई। अब तक आपने दो एक्सिस पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स, वर्टिकल एक्सिस वाई। बट बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, एक्सिस दो नहीं होते बेटा, एक्सिस तीन होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऐसे एक आता है उसे कहते हैं जेड एक्सिस। हाँ, एक्स वाई और ये जेड। जेड ऐसे नहीं होता, जेड ऐसे होता है। 3D तीसरा जो एक्सिस होता है ना, वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है। पर हम मजबूरी में ऐसे कोई लाइन खींच नहीं सकते, तो मजबूरी में हम जेड को ऐसे बनाते हैं। जबकि सही ये है कि ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन? एक्स, वाई और जेड, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज द पॉइंट। एक्स बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा दिख रहा है, वाई ऐसे ही होता है जैसा दिख रहा है, बट जेड ऐसा नहीं होता है जैसे दिख रहा है। जेड बाहर की तरफ होता है, बट मजबूरी है, बाहर की तरफ कोई लाइन खींच नहीं सकते तो नहीं दिखा सकते हैं। अब सुनो, अब अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है और ये एक सरफेस है जो एक्स और वाई दो एक्सिस के बीच में है, तो इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये जो सरफेस देख रहे हो ये वाई और जेड के बीच में है, तो इसे कहेंगे वाई जेड प्लेन। ये जो सरफेस देख रहे हो वो जेड और एक्स के बीच में है, तो इसे कहेंगे जेड एक्स प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन एक सरफेस होता है जो दो एक्सिस के बीच में बनता है। याद रखना। तो इसे क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन। इसे क्या कहेंगे? वाई जेड प्लेन। इसे क्या कहेंगे? जेड एक्स प्लेन। तो अगर तीन एक्सिस होते हैं तो तीन प्लेन होते हैं। याद रखना, प्लेन क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जो दो एक्सिस के बीच में होता है। एक्स वाई, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब कोप्लानर वेक्टर समझ में आ गया होगा। अगर मान लो आपके पास एक्स वाई जेड में दोबारा बनाऊं और इसमें एक वेक्टर P, एक वेक्टर Q, एक वेक्टर M। अब अगर ध्यान से देखो तो ये P और Q ये एक ही प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो इस P और Q को कहेंगे ये आपस में कोप्लानर वेक्टर है, मतलब एक प्लेन में है। वहां लाइन पे डिसाइड हो रहा था, यहां प्लेन में डिसाइड हो रहा है। अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो उसे कहेंगे कोप्लानर वेक्टर।
तो P और Q तो आपस में कोप्लानर है 100%। लेकिन अगर मैं P और M को बोलूं कोप्लानर, बोल ही नहीं सकता। कैसे बोल सकता हूं? बोलो, आप ही बोलो। ये XY प्लेन में है तो ये ZX प्लेन में है, तो ये दोनों तो कोप्लानर होंगे क्योंकि XY प्लेन एक ही प्लेन में है। बट ये और ये या ये और ये कोप्लानर नहीं होंगे। तो कोप्लानर का मतलब एक प्लेन में, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद पांचवा टाइप, ध्यान से देखना। पांचवा टाइप पढ़ा रहा हूं बेटा, जीरो वेक्टर। अब आपसे कोई पूछे कि ये जीरो वेक्टर क्या है, बताइए जीरो। तो कहा जाता है जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो, उसे कहेंगे जीरो वेक्टर। फिर आप एक बात बताओ, अच्छे से बताओ, जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो बोलोगे सर एक बात बताओ, जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है सर, इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो वो एग्जिस्ट कहां से कर रहा है? जिसको आप जीरो का मतलब कुछ मेजरमेंट ही नहीं हो रहा है उसका, तो फिर वो एग्जिस्ट कहां से कर रहा है? फिर कैसे पता वो वेक्टर स्केलर है? बिल्कुल सही बात, कोई सिंगल वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक फोर्स है 0 न्यूटन का और साउथ की तरफ, बोलोगे सर ये मीनिंगलेस बात है सर, कहां से आप बोल सकते हो? बोल ही नहीं सकते सर, आप बोल ही नहीं सकते। जब फोर्स 0 न्यूटन का है, जब उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो डायरेक्शन कहां से पता चल गया आप? बिल्कुल सही बात है, ये पॉसिबल नहीं है, कोई सिंगल वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अब जरा सुनो, मान लो एक फोर्स है F1 5 न्यूटन का साउथ की तरफ, ध्यान से सुनना। दूसरा फोर्स है F2, ये भी 5 न्यूटन का नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को फोर्स को ऐड करना चाहूं तो ऐड करूंगा तभी तो फोर्स ही आएगा। उस फोर्स को मैं कहूंगा कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्ट, जब कोई भी दो वेक्टर का जो रिजल्ट होता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। अब फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स। अब यहां पे अगर ध्यान दोगे बेटा, इस कंडीशन में ये दोनों फोर्स को अगर ऐड करोगे 5 और ये भी 5, बट एक नॉर्थ में और एक साउथ में, तो जो रिजल्ट होगा वो जीरो आएगा। अपोजिट फोर्सेज है, मैग्नीट्यूड सेम है, कट के जीरो आ जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि अब ये जो फोर्स है वो 0 न्यूटन का बिल्कुल सही है और ये फोर्स क्या है आपका? जीरो वेक्टर है। क्यों नहीं कर सकते? फोर्स को ऐड करोगे तो फोर्स ही आएगा ना, मैंगो थोड़ी बन जाएगा। बट ये जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, उसको कह सकते हैं कि ये 0 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स है। मतलब फोर्स थे, दो वेक्टर थे, लेकिन मिले तो वेक्टर जो बना, मिलने में जो वेक्टर आया वो 0 मैग्नीट्यूड का आया। तो ये जीरो वेक्टर, सिंगल वेक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता। सिंगल फोर्स, सिंगल वेक्टर दुनिया का कोई भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, रिजल्टेंट जो जीरो आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है जीरो, उसको जीरो वेक्टर कहेंगे। बिकॉज दो वेक्टर को ऐड करोगे, फोर्स को ऐड करोगे तो फोर्स ही आएगा। फोर्स आने का मतलब वेक्टर ही आएगा, लेकिन वो जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तो हम उसको कहेंगे कि सर ये जीरो वेक्टर है। इट मींस सिंगल वेक्टर कांट बी ए जीरो वेक्टर, बट ए रिजल्टेंट कैन गिव द जीरो रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, फोर्स प्लस फोर्स होगा, लेकिन वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो है, इसलिए वो जीरो वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सिंगल वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। सिंगल वेक्टर जीरो होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर वो। हाँ, रिजल्टेंट तो जीरो हो सकता है, उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। तो 5 टाइप हो गए, जीरो वेक्टर भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब छठा टाइप, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, सुनिएगा। और 7वां टाइप है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने लिखा है एक साथ। देखो बेटा, अब मान लो मैं इसको ग्राफिकली समझना है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये होता है आपका ओरिजिन। अब मान लो कोई पॉइंट, कोई पोजीशन ए पॉइंट पे है। मान लो ग्राफिकली ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे पोजीशंस होते हैं। तो ए मान लो किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन ए है, मतलब ए पे उसका पोजीशन है, राइट। कुछ देर के बाद उस बॉडी की पोजीशन ए से बी हो गई, मतलब बी क्या हो गया, बताना जरा, फाइनल पोजीशन हो गया। कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा मैं, है ना। अब अगर मैं ए को ओ से, ओरिजिन से ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाऊं, ओ ए वेक्टर, मैं ओ को बी से ज्वाइन करके बनाऊं, ओ बी वेक्टर, तो ये जो ओ ए वेक्टर है बेटा, ये जो ओ बी वेक्टर है, ये कहलाएंगे पोजीशन वेक्टर।
तो पोजीशन वेक्टर को ग्राफिकली समझा जाता है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशंस को ऑरिजिन से जोड़कर बनता है। दैट वेक्टर विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, यानी कि कहीं पर यहां से भी कोई पोजीशन बनाओ, यहां से भी कोई वेक्टर बनाओ, किसी भी पोजीशन को ऑरिजिन से जोड़ दोगे तो वो जो वेक्टर बनेगा उसको हम साइंस में पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर पोजीशन को ऑरिजिन से जोड़ने पे बनता है, ग्राफिकली समझा जाता है ये। तो ओए को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर, बट वो इनिशियल पोजीशन का है तो इसे कहेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओबी को कहेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर। हो गया पोजीशन वेक्टर, क्लियर? वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से जोड़कर बने। लेकिन अगर मैं दोनों पोजीशन को जोड़ के बनाऊं, ऑरिजिन से कोई लेना देना ना हो, पोजीशन को मिलाकर एक वेक्टर बनाऊं, तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइंस द पोजीशन ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, और पोजीशन वेक्टर डिफाइंस पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो यहां पे जो AB होगा, AB जो होगा बेटा, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो दो पोजीशन को जोड़कर बने उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो पोजीशन और ऑरिजिन को जोड़कर बने उसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट इज द वेक्टर बिटवीन टू पोजीशंस, पोजीशन वेक्टर इट इज द वेक्टर बिटवीन पोजीशन एंड ऑरिजिन, राइट? और एक बात और ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो OB माइनस OA, मान लो दो पोजीशन है तभी तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो वेक्टर के फॉर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये तो सिंपल सी बात है, कोई बता देगा। मान लो ऑरिजिन से अभी मैं 8 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, तो मेरी इनिशियल पोजीशन ऑरिजिन से 8 मीटर हो गई। कुछ देर के बाद मेरी उसी ऑरिजिन से पोजीशन 10 मीटर हो गई, तो मेरी फाइनल पोजीशन 10 मीटर की हो गई। तो कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, तो क्या करोगे आप, माइनस कर दो। कितना आप चले, पहले 8 मीटर पे थे ऑरिजिन से, अब ऑरिजिन से 10 मीटर पे आ गए, तो चले तो 2 मीटर ना, 2 मीटर। वही तो क्या मैंने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। 8 टाइप मैंने कराए, 2 टाइप और है, इसको करा के पूरा वेक्टर का टाइप फिनिश कर देता हूं मैं, ठीक है? अब बच्चे 9th टाइप कराने जा रहा हूं, और अभी शायद 6 टाइप हो गए ना, 6 टाइप हो गए। अब मैं 7 टाइप और 8 और 9, ठीक है? 7 तो हो गया, पहला इक्वल, दूसरा अपोजिट और नेगेटिव, तीसरा कोलिनियर, चौथा कोप्लानर, 5वां अभी पढ़ाया आपको जीरो वेक्टर, 6ठा पोजीशन वेक्टर, 7वां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 8वां और 9वां टाइप। देखना ध्यान से, इसे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सुनो। ये है पोलर वेक्टर, और 9th टाइप है एक्सियल वेक्टर। अब आपसे कोई पूछे कि ये पोलर और एक्सियल वेक्टर के बारे में हमें समझाइए। कोलिनियर लाइन के बेस पे डिफाइन हुआ, कोप्लानर प्लेन के बेस पे डिफाइन हुआ, तो उसी तरह ये क्या है? जैसे एक बात सुनो, साइंस में हम 2 तरह का मोशन करते हैं। एक करते हैं स्ट्रेट चले तो वो लीनियर मोशन, चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, और ऐसे घूमे गोल गोल तो वो एंगुलर मोशन। आपके पास साइंस में 2 मोशन होते हैं, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। अगर आप लीनियर मोशन में हो, अगर आप लीनियर मोशन में हो बेटा, तो मोशन में होगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मोशन में हो तो आपके पास वेलोसिटी भी होगी, मोशन में हो तो आपके पास मोमेंटम भी होगा, मोशन में हो तो आपके पास एक्सेलरेशन भी होगा, मोशन में हो तो आपके पास फोर्स भी होगा। देखो ये सब वेक्टर ही तो हैं, लेकिन ये अगर लीनियर मोशन के वेक्टर्स हैं तो ये कहलाएगा पोलर वेक्टर। यस, साइंस में जितने भी वेक्टर आपके लीनियर मोशन से रिलेटेड हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स,
ये सब लीनियर मोशन में इनका काम आता है, ये सब लीनियर मोशन से रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन में मोशन से रिलेटेड है। तो इन सब को हम किस कैटेगरी में बोलेंगे कि ये पोलर वेक्टर है। सो ऑल वेक्टर्स रिलेटेड टू द लीनियर मोशन ऑफ साइंस, लीनियर मोशन इन साइंस, जितने भी उस लीनियर मोशन में वेक्टर्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, जितने भी वेक्टर्स होंगे बट रिलेटेड टू लीनियर मोशन, ऑल वेक्टर्स आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, यूनिक नेम पोलर वेक्टर। लेकिन अगर आप एंगुलर मोशन में हो, एंगुलर का मतलब सर्कुलर मोशन में हो, तो वहां भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां भी आपके पास वेलोसिटी होगी, वहां भी आपके पास मोमेंटम होगा, वहां भी आपके पास एक्सेलरेशन होगा। और मोशन तो यहां भी और मोशन यहां भी है, तो जो चीजें यहां होंगी, हर मोशन जहां होता है वहां ये सब चीजें पाई जाती हैं। लेकिन अगर ये सब चीज एंगुलर मोशन से रिलेटेड है तो वो एक्सियल वेक्टर होगा। तो पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर क्या है? एक पोलर वेक्टर का डब्बा है, एक एक्सियल वेक्टर का डब्बा है। लीनियर मोशन में जितने भी वेक्टर मिलेंगे सबको उठा के पोलर वेक्टर के डब्बे में डालेंगे, और एक्सियल वेक्टर में अगर वही सारी चीजें एक्सियल वेक्टर में मिल रही हैं तो उसको उठाकर, सॉरी, वही सारी चीजें एंगुलर मोशन में मिल रही हैं तो उनको उठाकर एक्सियल वेक्टर के डब्बे में डालेंगे। तो पोलर वेक्टर, ऑल वेक्टर्स रिलेटेड टू द लीनियर मोशन कॉल्ड पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के बारे में बताओ, ऑल वेक्टर्स, ऑल रिलेटेड टू द एंगुलर मोशन। ये सब चीजें अगर एंगुलर मोशन से मिले, ये सब चीजें एंगुलर मोशन से हम निकालें तो उसको कहेंगे एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कुछ पाया जाता है कहां? हर मोशन में, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो। जहां मोशन वहां ये सब चीजें, बस लीनियर में होगी तो पोलर वेक्टर में डालेंगे कैटेगरी में, और ये सब चीजें एंगुलर मोशन से रिलेटेड होंगी तो एक्सियल वेक्टर डालेंगे। एक चीज होता है टॉर्क। टॉर्क जिस तरह फोर्स बॉडी को लीनियर मोशन कराता है ना, टॉर्क एक पढ़ाऊंगा आगे, टॉर्क बॉडी को एंगुलर मोशन कराता है। तो टॉर्क किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा? एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में। All the vectors related to the angular motion, axial vector, all the same vectors if related to the linear motion called polar vector. 9 टाइप हो गए। लास्ट टाइप, वेक्टर खत्म, वेक्टर के टाइप्स खत्म कर दिया मैंने आज। अब लास्ट टाइप है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह नहीं सकता आपको। नाम है यूनिट वेक्टर। अब आप एक बात का जवाब दीजिए, यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट का मतलब वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जैसे 0 मैग्नीट्यूड 0। बट यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है साइंस में जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। साइंस में जितने भी वेक्टर्स हो, जितने भी, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। याद रखना, चाहे दुनिया का कोई भी वेक्टर, जैसे मान लो एक फोर्स है, वो फोर्स है 1 न्यूटन का, डायरेक्शन मैंने बोल दिया ईस्ट, फोर्स है मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, डायरेक्शन ईस्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड है कितना? 1, तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। फोर्स वेक्टर है बट वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। एक वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड का साउथ की तरफ, है तो सब वेक्टर, तभी तो डायरेक्शन लिख रहा हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका क्या है? 1 1। तो साइंस में जितने भी वेक्टर हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। याद रखना बेटा, क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। ऑल द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, राइट? अब जरा सुनो, ध्यान से सुनो। अब इसका सिंबल, इससे फोर्स का सिंबल क्या है? F, तो F लिखेंगे। वेलोसिटी का क्या है? V, तो V लिखेंगे। लेकिन ऊपर क्या मैंने कहा था, जो वेक्टर होता है उसके ऊपर एरो डालते हैं, उसके सिंबल के ऊपर, पढ़ाया था ना रिप्रेजेंटेशन के टाइम। तो यहाँ पे एरो नहीं, यहाँ कैप डालेंगे, कैप, कैप, टोपी, कैप, ये अलग पहचान है। अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप आ गया, ए के ऊपर कैप आ गया, पी के ऊपर कैप आ गया, सी के ऊपर कैप आ गया, तो बोलना है तो वेक्टर सर, पक्की बात है वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यूनिट वेक्टर की पहचान क्या है? अलग पहचान है, थोड़ा सा यूनिक वेक्टर है, थोड़ा सा अलग टाइप का वेक्टर है। तो ऊपर साइंटिस्ट ने कहा कि ऊपर एरो मत लगाओ, अब कैप रख दो। अगर किसी सिंबल, किसी भी वेक्टर के सिंबल के ऊपर कैप आ गया तो समझ जाना आंख बंद करके कि उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। कोई भी दुनिया का वेक्टर अगर 1 मैग्नीट्यूड है तो उसके सिंबल के ऊपर कैप लगेगा, एरो नहीं लगेगा। तो साइंस में हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, चाहे कोई भी वेक्टर हो, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और उसके सिंबल्स के ऊपर एरो नहीं लगाते, कैप लगाते हैं। याद रखना, कैप, जिसके ऊपर कैप लग जाए उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं।
अब बेटा यूनिट वेक्टर के बिना आप नहीं पढ़ पाओगे फिजिक्स, लास्ट टाइप है, पर अच्छे से पढ़ो, 10वां टाइप पढ़ा रहा हूं आपको। अभी मैंने पढ़ाया कि ध्यान से समझना, 3 तरह के एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बोलो, बढ़ाया ना मैंने, 3 तरह के होते हैं ना एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यस, तो 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं जरा सुनो। एक बनाया गया है आई कैप, दूसरा बनाया गया है जे कैप, तीसरा बनाया गया है के कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं। जब यूनिट वेक्टर हैं तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मॉड में लिखते हैं ना, याद करो, तो क्या निकलेगा आंसर, 1 ही आएगा। मैग्नीट्यूड के लिए मॉड में डाल के लिखेंगे, लेकिन कैप की हर चीज 1, यूनिट 1। और ये तीनों यूनिट वेक्टर अगर देखोगे तो आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे। क्यों, बताता हूं। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस होता है, जेड कैप अलोंग के कैप अलोंग जेड एक्सिस होता है। मतलब 3 यूनिट वेक्टर बनाए गए हैं साइंस में, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है, कैसे करता है सुनना। जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। बोलोगे ये क्या बला है, ऐसे समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं। मान लो एग्जांपल, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, एक्स एक्सिस की तरफ है, डायरेक्शन तो एक्स होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब डायरेक्शन है। तो अब मैं क्या करूंगा, फोर्स लिखूंगा, ऊपर एरो लगाऊंगा, मैग्नीट्यूड कितना है 5 लिखूंगा, और x के साथ क्या होता है आई कैप, तो आई कैप लगा दूंगा बस। अब जैसे मैं F = 5 आई कैप लिखूंगा तो समझ जाएगा वो सामने वाला बंदा कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन x एक्सिस है। शॉर्ट में, यानी अब वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ आई कैप के खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो अगर 5 के साथ आप आई कैप मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो 5 ही रहेगा, क्योंकि इसका खुद का तो 1 है, तो ये क्या करेगा। लेकिन हाँ, इतना तो पक्का है कि जो एक्स एक्सिस है वो शॉर्ट में आई कैप बता देगा, ध्यान रखना। अब मैंने बोला कि एक वेक्टर है P, कोई अननोन वेक्टर P आ गया जिसका मैग्नीट्यूड है 2j, जिसकी वैल्यू है 2j कैप। ओहो, समझ में आ गया कि सर इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। अब तो यूनिट बोलेंगे ना, पता नहीं ना कौन सा वेक्टर है, और जे कैप का मतलब डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग। तो आई, जे और के की डायरेक्शन बताता है डायरेक्शन अलोंग एक्स, वाई एंड जेड शॉर्ट में। तो जब जे कैप किसी के साथ लिख दो, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप चिपका दूं, समझ जाना वो एक्स एक्सिस में चला गया। जे कैप चिपका दूं, समझ जाना वो वाई एक्सिस में चला गया। के कैप चिपका दूं तो समझ जाना वो जेड एक्सिस में चला गया। मतलब अब शॉर्ट में एक्स, वाई, जेड को हम आई, जे, के से दिखा सकते हैं। अब आई, जे, के मान लो फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 है, अब उसके साथ आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, या जे कैप कर दिया तो मैग्नीट्यूड पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसका आई, जे, के का खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो 5 × 1 अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 ही रहेगा ना सर। बस इतना है कि डायरेक्शन शॉर्ट में पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा 2 मिनट और है, एक बात समझाना मुझे, तो डिटेल में मैं समझाऊं आप। अब मुझे बताओ एक चीज, ईस्ट को हम राइट भी कहते हैं, वेस्ट को हम लेफ्ट भी कहते हैं, नॉर्थ को हम अप भी कहते हैं, साउथ को हम डाउन भी कहते हैं। ईस्ट राइट साइड, वेस्ट लेफ्ट साइड, नॉर्थ अपवर्ड भी कह सकते हैं, साउथ को डाउनवर्ड कहते हैं। अब सुनना, ईस्ट और वेस्ट कौन से एक्सिस पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो ईस्ट को हम भी आई कैप, इसको लिखेंगे माइनस आई कैप, क्योंकि है तो दोनों एक्स पे, लेकिन एक प्लस एक्स में है और एक माइनस एक्स में है। नॉर्थ वाई में है, साउथ भी वाई में है, बट ये प्लस वाले वाई में है तो इसको जे कैप, माइनस वाई में है तो माइनस जे कैप। यानी कि ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, वेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय माइनस आई कैप, नॉर्थ रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, साउथ रिप्रेजेंटेड बाय माइनस जे कैप। हो गया, राइट लेफ्ट अप डाउन भी बोल सकते हैं। अब सुनो, रही बात की, आप बताओ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो जेड यहां पे नहीं दिख रहा है, तो जेड तो ऐसे होता है ना, इनके परपेंडिकुलर ऐसे होता है। तो जेड में क्या बताया गया, के कैप होता है, तो के कैप का मतलब हो गया, जेड का मतलब के कैप, तो के कैप का मतलब हो गया आउटवर्ड। और अगर माइनस के कैप लूंगा तो समझ जाना इनवर्ड। जेड में भी तो 2 है ना, एक प्लस जेड बाहर की तरफ,
एक माइनस जेड अंदर की तरफ, यानी प्लस के कैप माइनस के कैप, जेड का मतलब के। तो अगर के कैप लिखूंगा तो समझ आना वो आउटवर्ड है, माइनस के कैप लिखूंगा समझ आना इनवर्ड है। ये जो डायरेक्शन होती है हमारी लाइफ में, राइट ईस्ट, वेस्ट या लेफ्ट, नॉर्थ या अप, साउथ या डाउन, आउटवर्ड या इनवर्ड। आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप, इनवर्ड माइनस के, आउटवर्ड के। शॉर्ट में आई जे के से पूरी डायरेक्शन का अंदाजा लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, एक वेक्टर P है और लिखा मैंने -2 के कैप। बोलोगे सर अभी समझाता हूं। सर आप ऐसे बोलो सर कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, नंबर मैग्नीट्यूड, और माइनस के कैप का मतलब इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड है। यस सर। अब आई जे के शॉर्ट में पूरी डायरेक्शन का अंदाजा लगा देगा। मैंने कहा एक वेलोसिटी है बॉडी की 5 -5 आई कैप, ऐसे लिख दिया। अब इसका बस इतना ही लिखूंगा मैं। अब आप मैग्नीट्यूड भी बता दोगे कि सर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, और माइनस आई कैप, माइनस नंबर के साथ नहीं, माइनस को आई कैप के साथ देखना है। माइनस आई कैप यानी इधर, तो बोलोगे सर वेस्ट की तरफ है या लेफ्ट साइड है, कुछ भी बोल दो। इट मीन्स अब हमें इतना वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैप, जे कैप, के कैप पूरे डायरेक्शन को शॉर्ट में बता देगा। आई कैप लग गया राइट ईस्ट, माइनस आई कैप वेस्ट लेफ्ट, जे कैप नॉर्थ अपवर्ड। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ के कैप लग गया तो प्लस के लग गया तो डायरेक्शन आउटवर्ड, किसी के मैग्नीट्यूड के साथ माइनस के लगा हुआ है तो समझो डायरेक्शन इनवर्ड। आई जे के हमें पूरे डायरेक्शन को शॉर्ट में बता देता है। तो 3 तरह के यूनिट वेक्टर बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? पूरे डायरेक्शन को शॉर्ट में समझाने के लिए। इनका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डालेंगे। हाँ इतना है कि शॉर्ट में डायरेक्शन हमें समझ में आ जाएगा, वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन होते क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आउटवर्ड, इनवर्ड, सब आई जे के बता देगा। ठीक है, आउटवर्ड को के कैप, इनवर्ड को माइनस के कैप, अप जे, डाउन माइनस जे, ईस्ट आई, वेस्ट माइनस आई। तो आज मैंने वेक्टर, वेक्टर के टाइप, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पूरा पढ़ा दिया। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करना और उस पे बेस्ड इक्वेशंस बनाना। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।